मान लीजिए आपके पास 500 रुपए हैं और आप अपनी मनचाहा पुस्तक और कुछ पेन का कॉम्बो खरीदना चाहते हैं। अब दुकानदार आपको कुल दाम बताता है 500, लेकिन किताब का दाम और कलम का दाम क्या है ये नहीं बताता है। तो आप कैसे जान पाएंगे कि कलम का दाम क्या है और पुस्तक का दाम क्या है, वो भी बिना दुकानदार से पूछे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, और मैथ में हम पढ़ने वाले हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इस प्रकार के सवालों को हम उसी के सूत्र पर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं फटाक से समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं, इसका परिचय सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद में इसके सूत्र, इसके प्रकार समझेंगे। तो चलिए फटाक से पहले समझते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या। नाम तो इतना बड़ा है लेकिन मैं इसका परिचय आपको इतू से मैं बताऊंगा, इतना सा में। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ, एक समीकरण लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने एक समीकरण लिख दिया। अब ये समीकरण कैसा समीकरण है? तो इसमें x और y ये क्या है? ये चर होते हैं। x और y ये चर होते हैं। अब चर किसे कहते हैं? तो चर जिनका मान बदला जा सके तो वही चर होते हैं। तो यहाँ पर दो चर हैं x और y, तो इस पे दो चर हैं, तो ये कैसा समीकरण बना? दो चर वाला रैखिक समीकरण बना ना। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एक पेन है, एक पेन है, अब वो 2 रुपया वाला पेन है तो आप उसे क्या कहेंगे? 2 रुपए वाला पेन। तो उसी प्रकार से इसमें दो चर हैं और ये समीकरण है, तो क्या बना? दो चर वाले रैखिक समीकरण, और ये रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर ये कौन सा समीकरण है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। उसके बाद में एक उदाहरण रोड लीजिए, 8x प्लस 7y माइनस 3 बराबर 0। अब ये कैसा समीकरण है? तो कुछ नहीं, आपको सीधे देखना है x y दो चर हैं, तो ये कैसे समीकरण बना? दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे दो समीकरण है, यानी दो समीकरणों का जोड़ा बनना है, दो समीकरणों का जोड़ा बनना है। यानी ये क्या है? ये है समीकरण युग्म। क्या है? समीकरण युग्म। क्या है? समीकरण युग्म। और युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी दो। तो यहाँ पर हो गया, ये क्या है? समीकरणों का जोड़ा है, यानी समीकरण युग्म है। तो मैं जैसे कुछ अलग प्रकार से लिखूं, जैसे मैं यहाँ पर इसके नीचे लिख दूं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब मैंने ये क्या लिखा? इसमें आपको साथ साथ दिख रहा होगा, 3 के जगह पर a1 है, 5 के जगह पर b1 है और 7 के जगह पर c1 है। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया है, बस क्या किया है? अब इसे मैं पहले आप लोगों को समझा दूं कि ये है क्या। तो दोस्तों इसमें आपको जो दिख रहा है, जहां a1 b1 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है? अचर पद हैं। क्या है? अचर पद हैं जिनका मान ना बदला जा सके। क्या है? अचर पद हैं। चर पद जिनका मान बदला जा सकता है, जैसे x y। अचर पद जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये तीन क्या है? ये a1 का स्थान लिया हुआ है, यानी ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। तो क्या 5 को हम 6 कह सकते हैं? नहीं। तो इसलिए कौन सा पद हुआ? अचर पद। उसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पर देखें x को, तो x बराबर हम 5 भी ला सकते हैं, 6 भी ला सकते हैं, जो भी आएगा, यानी मान बदला जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बना? जहां a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है? अचर पद हैं। अब दोस्तों ये क्या है? ये बना हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है मानक। a का स्थान a1 का स्थान 3 है और 5 का स्थान b1 है। इसी प्रकार से यहाँ पे आगे हम समझेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर एक रैखिक समीकरण लिखता हूं, जैसे 3x प्लस 5y प्लस 8 बराबर 0। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा? एक रैखिक समीकरण लिखा। क्या है ये? ये एक रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण है। अब यदि इसका ग्राफ खींचा जाएगा तो ग्राफ में सबसे पहले क्या होता है? एक ऐसा डंडा, एक ऐसा डंडा, और इस बड़ी वाली लाइन को हम कहते हैं एक्स अक्ष। ये क्या है? एक्स अक्ष। और ये क्या है?
y अक्ष। अब इस पर अगर ग्राफ खींचा जाएगा एक चर वाला तो वो कहीं भी कर सकता है, हो सकता है ऐसे आ जाए या फिर हो सकता है यहां पर मैं आपको बता दूं y अक्ष x अक्ष। अब यहां पर मैं जैसे लिख दूं एक ऐसे कट जाए, यानी वो कहीं भी काट सकता है, ऐसे सीधे काट देगा, हो सकता है इधर से भी काट सकते, हो सकता है इधर भी काट दे। तो ये क्या था, एक समीकरण था, यानी एक ही रैखिक समीकरण था, तब तो ऐसा कटा। अगर दो होता तो कैसा कटता। अब जैसे एक रैखिक समीकरण था, अब एक रैखिक समीकरण का लाइन ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ऐसे जा रहा है ना। अब यही दो होता तो हो सकता था ये वाली लाइन भी ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए। उसके बाद में हो सकता था दोनों एक ही पर चली जाएं, दोनों एक ही पर चली जाएं, ऐसे बन जाएं। और हो सकता है दोनों किसी को टच ही ना करें, सीधे से केवल चली जाएं, ऐसे चली जाएं। तो दोस्तों अब हमारे पास ये था एक रैखिक समीकरण, तो कुछ ऐसा ग्राफ बना। लेकिन अगर ऐसा ग्राफ बनता तो ये क्या है, ये तो समझ में आ गया रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का ग्राफ है। लेकिन अगर ऐसा ग्राफ बन जाता तो क्या है, तो दोस्तों ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसके बाद में अगर दोनों लाइन एक ही पर चली जाए तो, यानी जैसे एक लाइन था उसी लाइन पर दोबारा चली जाए, यानी वो एक ही में छिप जाए, तो ये क्या है, इसे कहते हैं संपाती रेखाएं। क्या है, संपाती रेखाएं। ये कैसी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं। उसके बाद में अब ये तो दोनों एकदम सीधे जा रहे हैं, अब इस लाइन को तुम चाहे जितना लंबा खींच दोगे कभी नहीं मिलेगा, यानी ये कैसा रेखा है, ये समांतर रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। अब दोस्तों आप लोगों को ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। अब दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखाएं जो होती हैं तो इसमें आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले प्रतिच्छेदी रेखाओं में कितने हल होते हैं, या फिर आपसे कोई पूछ ले संपाती रेखाओं में कितने हल होते हैं, तब तो आपका दिमाग से घूम जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी आएगा। अब जैसे आपसे कोई पूछता है प्रतिच्छेदी रेखाएं में कितने हल होती हैं, तो अब आपको ये रेखा है प्रतिच्छेदी का, सॉरी यहाँ पर है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक रेखा दूसरी रेखा को कितनी बार काट रहा है, ये एक रेखा ये रहा, दूसरा रेखा ये रहा, और ये एक दूसरे को कितनी बार काट रहा है, केवल और केवल एक ही पॉइंट है। यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट है केवल, यानी एक ही जगह पर काट रहा है, तो इसके कितने हल होंगे, इसके केवल एक हल होंगे। और जब केवल एक होता है तो उसे लोग कहते हैं अद्वितीय हल है। जैसे सपोज दैट माना जाए किसी का एक ही बच्चा है, तो वो पेरेंट्स कहते हैं मेरा अद्वितीय बच्चा है, यानी केवल और केवल एक ही बच्चा है। तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेदी रेखा, यानी इसका केवल और केवल एक हल है, तो इसके लिए हल क्या होगा, अद्वितीय हल। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं अद्वितीय हल, क्या बनेगा, अद्वितीय हल। प्रतिच्छेदी रेखाओं के कितने हल होते हैं, अद्वितीय हल। कैसे होते हैं, अद्वितीय हल। उसके बाद में है संपाती रेखाएं। अब इसमें आप लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, एक लाइन पर दूसरी लाइन है, इसमें तो कहीं कटता पिटता दिख ही नहीं रहा, अरे भैया पागल हो क्या, यहाँ पर बार बार तो काट रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, गिन ही नहीं पाओगे, हमेशा काटते ही जा रहा है, तो इसमें गिना नहीं जा सकता। ये कैसा हल हुआ, अनेक हल है। तो यहाँ पर ये क्या बना, ये बना हमारा अनेक हल। संपाती रेखाओं के कितने हल होंगे, अनेक हल। और समांतर रेखाओं में कहीं कट रहा है, एक दूसरी रेखा कहीं दूसरे को टच कर रही है, सीधे जा रही है, इसे तुम चाहे इतना लंबा नहीं, इस बड़ा फाड़ के यहाँ पर लिख दोगे तभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो इसीलिए ये कैसी, इसमें एक भी हल है, एक भी हल नहीं है, एक को नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कोई हल नहीं। समांतर रेखा में क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब दोस्तों आपसे इस प्रकार के सवाल ना बन के पूछ सकता है निम्न में से कौन से रैखिक समीकरण संगत हैं या असंगत हैं, तब आप तो बिल्कुल ध्यान जाओगे दोबारा तो वो भी दूर कर दूं। अब जैसे जिनका हल होगा, सीधे में बता रहा हूं एक पॉइंट, जिनका हल होगा वे संगत होंगे, जिनका हल ही नहीं होगा वो असंगत होंगे। क्लियर बात, इतना ध्यान रखो।
जिनका हल है वो संगत, जिनका हल नहीं है वो असंगत। तो यहाँ पर अद्वितीय हल, इसके हल हैं, एक हल है लेकिन है, तो इसलिए क्या है, ये है संगत। क्या है, संगत। उसके बाद में अनेक हल, ये क्या है, इसमें भी हल है, तो इसे भी हम संगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संगत। लेकिन इसका तो कोई हल ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। तो दोस्तों अब आप लोगों को अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, संपाती रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं क्या है। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो दोस्तों अब समझ लेते हैं कि आपने कोई सवाल सॉल्व किया और आप उसे बता दिए कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, लेकिन आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये कैसे प्रतिच्छेदी है भैया। तो जब आप सवाल सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तब आपकी कैसी रेखाएं बनेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। तो चलिए एक उदाहरण समझते हैं। यहाँ पर एक अच्छा सा उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यही सूत्र हम यहाँ पर उठा लेंगे, क्या कहेंगे, a1। अब ये पहला समीकरण है, ये दूसरा है। अब a1 इसमें से क्या है, अभी मैंने बताया था ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और मैंने बताया था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इसमें से a1 का स्थान पर क्या है, 2 है, और b1 के स्थान पर क्या है, 3 है, और a2 के स्थान पर क्या है, 3 है, और b2 के स्थान पर क्या है, 5 है। तो चलिए वही लिख देंगे। क्या करना है हमें, a1 बटे a2, ये a1 है, ये a2 है, यानी 2 बटे 3। उसके बाद में b1 पर क्या है, 3 है, और अभी बराबर लगा देंगे, 3 है, और नीचे 8, और b1 पर क्या है, b1 पर 5 है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। तो क्या आया, यहाँ पर आया a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी ये कैसी रेखाएं हैं, अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अतः यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये सवाल आपका सॉल्व होता है। इसी प्रकार से आप सिद्ध करके बता पाएंगे कि ये कौन सी रेखाएं हैं। आप सवाल सॉल्व करेंगे, वरना आपसे सीधे पूछा जाए कि ये कौन सी रेखा है, आप दोनों समीकरण में a1 बटे b1 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 करेंगे। अगर ये बराबर आ रहा है तब तो नहीं है, अगर सेम ऐसा आ रहा है, ऐसा पॉइंट आपका बन रहा है, तो आप प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब चलिए समझ लेते हैं संपाती रेखाएं। तो हम समझेंगे संपाती रेखाएं क्या होती हैं और ये कब बनेगा। ये तब होगा जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होगा। अब आप सोच रहे होंगे वहां पर तो 2 ही पद लिया गया था, यहाँ पे c कैसे आ गया। तो आपको यहाँ पर c भी लेना है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख रहा हूं, 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। अब यहाँ पर ये जो 8 है यही c1 है। ये क्या है, 8 c1 है। उसके बाद में एक दूसरा समीकरण लेते हैं, 4x प्लस 6y प्लस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया, 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस 16 बराबर 0। अब यहाँ पर ये जो 16 है ये c2 है और 8 जो c1 है। अब ये तब होगा जब हमारे सामने ये आ जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। अब हमें क्या लेना है, a1 यानी 2, a2 4 बराबर में कर लेना है b1 बटे b2। उसके बाद में कर लेना है c1 बटे c2। अब आपको सॉल्व करना है, ये दोनों, ये तीनों बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। अरे भैया कैसे नहीं बराबर हैं, बराबर करके रहेंगे। इसे काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 1 3, 3 दूनी 6, 8 कम 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या आ गया, 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2। अब ये हमारा सॉल्व हो गया और यहाँ पर क्या बना, a1 बटे a2। क्या बना, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यानी ये कैसी रेखाएं होंगी, तो ये कैसी रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा आया जहां पर तीनों फंक्शन बराबर होते चले जाएं, वहां पे संपाती रेखाएं हो जाएंगी। अब चलिए समझते हैं बेहतरीन सा जो है समांतर रेखाएं।
तो दोस्तों चलिए समझ लेते हैं अपना एक लास्ट टॉपिक है जो है समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाएं मैंने अभी बताया था जो ऐसे होती हैं, कैसे होती हैं, ऐसे होती हैं, हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तो चलिए इसका भी एक उदाहरण समझ ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक लिख रहा हूं उदाहरण। अब समांतर रेखाएं कब होंगी, जब आपका जो है आंसर कुछ ऐसा आएगा a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन c1/c2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, यानी एक फंक्शन बराबर होगा, एक नहीं बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पर हमें उदाहरण लेते हैं 2x + 3y + 8 बराबर 0, और यहाँ पर मैं ले रहा हूं 4x + 6y - 16 = 0। अब क्या करना है, इसी फंक्शन में आपको रखना है। तो चलिए रख लेते हैं। यहाँ पर क्या बनेगा, 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/-16। यहाँ पे माइनस लगा हुआ, इसमें -16 आ गया। अब आप लोग ध्यान दिए होंगे इसी में माइनस कहां से आ गया। अरे भैया यहाँ पर माइनस लगा था, ध्यान से देखा करिए। तो ये क्या बन गया, अब यहाँ पे इसे हम काटना शुरू करेंगे। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 8 × 1 = 8, 8 दूनी 16। अब आप तो बिल्कुल गच्छा गए होंगे कि ये सही तो बराबर आ रहे हैं, और आप सोच रहे होंगे ये तो गलत लिखा हुआ है, समांतर रेखा होगा ही नहीं। होगा। चलिए ध्यान से समझते हैं। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/-2। यहाँ पर क्या है, -2 है, लेकिन जब इसे हम यहाँ पर -2 लगाया था, अब हम दोबारा लिखेंगे तो ये बन जाएगा बराबर -1/2, यानी ऊपर चलाएगा। यहाँ पर यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो क्या ये बराबर है, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी 1/2 बराबर 1/2, यहाँ पे ≠ -1/2। तो ये दोस्तों हमारा था। अब क्या आ गया, a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2, यानी ये कैसी रेखाएं होंगी, अतः यह समांतर रेखाएं होंगी। अब दोस्तों चलिए एक अच्छा सा सवाल सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक सवाल आ चुका है, ये सवाल नंबर 1 है। अब दोस्तों इस सवाल को देखकर बताइए आप लोग, या फिर सॉल्व करके बताइए कि इसमें कैसी रेखाएं होंगी, और आप इसका आंसर कहां देंगे, इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, अब आप सवाल सॉल्व करिए। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसका आंसर देंगे, तुरंत दोस्तों मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले वाले पार्ट के साथ। दोस्तों ये था हमारा परिचय, अगले वाले क्लास में हम सीखेंगे इसके द्वारा बने गए सवाल। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।